हाय एवरीवन, अभी हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डेट इज फ्रॉम अकाउंटिंग फॉर कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग यानी अमालगमेशन चैप्टर फ्रॉम एफआर ओल्ड सिलेबस। ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और हमें बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझना, अदरवाइज हमें एग्जाम में करने में बहुत दिक्कत आ सकती है। तो चलिए अच्छे से ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे ताकि क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीके से कर सके। चलिए शुरू करते हैं। As part of its expansion strategy, A Limited has decided to amalgamate its business with that of B Limited, and a new company, AB Limited, being incorporated on the 1st December 2001, having an authorized capital of 2 crore shares of rupees 10 each। यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि A Limited और B Limited ये दोनों amalgamate हो जाएंगे और एक नया कंपनी AB Limited फॉर्म होगा, इनकॉर्पोरेट होगा और उसका शेयर कैपिटल रहेगा 2 करोड़ शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, यानी ऑथराइज शेयर कैपिटल रहेगा इसका। ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा इशू कर दिया जाएगा, इनका मैक्सिमम इतना शेयर ये इशू कर सकते हैं। AB Limited shall in turn acquire the entire ownership of A Limited and B Limited in consideration, यानी AB Limited क्या करेगा, A Limited का और B Limited का सारा ओनरशिप यानी सारा शेयर्स एक्वायर कर लेगा और बदले में ये क्या देगा। अब ऑब्वियसली बात है, AB लिमिटेड अगर A और B लिमिटेड का सारा शेयर्स को एक्वायर कर लेगा तो बदले में परचेज कंसिडरेशन देना पड़ेगा ना AB लिमिटेड को। तो AB लिमिटेड किसको देगा, जो A लिमिटेड B लिमिटेड के शेयर होल्डर्स है। समझ जाइए है ना, क्योंकि AB लिमिटेड भी तो एक कंपनी है। हाँ, ये हो सकता है कि A लिमिटेड B लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स है वो आगे AB लिमिटेड के शेयर होल्डर्स होंगे, वो मैटर नहीं करता, लेकिन A लिमिटेड B लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को AB लिमिटेड क्या देगा, शेयर्स देगा अपना। AB लिमिटेड का शेयर्स देगा एट 25% प्रीमियम। कब, 1 जनवरी 2002 को। यानी देखा जाए तो एमालगमेशन डेट हो गया हमारा, ऑब्वियसली बात है, जब कंसीडरेशन देगा वही तो आपका एमालगमेशन डेट होगा। एमालगमेशन डेट हमारा 1 जनवरी 2002। इट इज ऑल्सो एग्रीड दैट द कंसीडरेशन शैल बी बेस्ड, जो कंसीडरेशन दिया जाएगा उसके बारे में बात कर रहा है, शैल बी बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ईच एंटिटी टाइम्स इट पी मल्टीपल। यानी सिंपल सी बात है, जो हम एसएफएम में पढ़ते थे ना पी रेशियो, तो वैसे यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर होगा, उस पर पी मल्टीपल लगाया जाएगा। यानी प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर मतलब क्या, ये अर्निंग हो गया, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहाँ पर जो पी रेशियो लगता है ना, ये पी रेशियो, जो पी रेशियो लगता है तो इसमें ई होगा और पी मल्टीपल हमें निकालना पड़ेगा। तो पी मल्टीपल हम इस पे लगा देंगे, निकालना भी नहीं, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए पी मल्टीपल हमें दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसके बेसिस में हम ये डिटरमाइन कर लेंगे कि अल्टीमेटली परचेज कंसिडरेशन कितना देना है। हालांकि इसमें कोई लोड नहीं आएगा, आराम से निकल जाएगा, है ना। तो बस मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। क्या किया जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ईच एंटिटी टाइम्स इट्स पी मल्टीपल, यानी पी रेशियो के बेसिस में इनको जो है परचेज कंसिडरेशन दिया जाएगा। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स, यानी जो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है और डिबेंचर होल्डर्स है, उनको क्या दिया जाएगा, उनको सिमिलर इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा, उनको सिमिलर इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा। यानी प्रेफरेंस वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा, डिबेंचर वाले को डिबेंचर दिया जाएगा, वही 1 जनवरी 2002 को, इन ल्यू ऑफ देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स, यानी जो उनका होल्डिंग्स है उतना ही उनको दे दिया जाएगा। आगे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किया हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है। ए लिमिटेड का नंबर, ये सारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, ध्यान रखना ये सारे नंबर्स है, यानी 3 लाख नंबर से ए लिमिटेड का शेयर्स है ना, और बी लिमिटेड का है 1.2 लाख नंबर्स। और अगर हम बात करें यानी पेड अप इक्विटी शेयर्स, यानी ए लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स कितने हो गए, 3 लाख हो गए, और बी लिमिटेड के कितने 1.2 लाख शेयर्स है नंबर्स। और प्रेफरेंस शेयर्स सिर्फ बी लिमिटेड ने इशू कर रखा हुआ है 1 लाख नंबर्स, है ना, सारे ऑफ ₹10 ईच है। फिर 5% रिडीमेबल डिबेंचर ऑफ ₹10 ईच, ये 2007-8 का इशू किया हुआ बोल रहा है यहाँ पर, ये तो 2001 है, तो ये डेट में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, ये 2007-8 में रिडीम होगा, ये मैंने बहुत टाइम है अभी, बाद में रिडीम होगा ये। और सिर्फ बी लिमिटेड, ये भी नंबर्स हैं, 80,000 डिबेंचर्स हैं। और यहाँ पर आप देखिए ना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन दिया हुआ है आपको 6 लाख और 4,40,000, ये पीबीएटी हो गया। तो सिंपल सी बात है, पीबीएटी में हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे, पीबीटी आएगा, टैक्स माइनस करेंगे, पेट आएगा, फिर प्रेफरेंस वगैरह को देने के बाद जो बचेगा ना इक्विटी शेयर होल्डर का अर्निंग, है ना, वो अर्निंग को हमें पी मल्टीपल्स का यूज लेते हुए हमें निकालना ओवरऑल की क्या परचेज कंसिडरेशन देने, प्राइस आ जाएगा आपका, और वही प्राइस हमें देना होगा, है ना। यानी एबी लिमिटेड उनको वही प्राइस देगा। चलिए आगे हम समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे हम बढ़ते हैं, अभी आगे हम बढ़ते हैं, चलिए। टू ऑगमेंट द कैश, यहां से एक एक पॉइंट को ध्यान रखना, एक एक पॉइंट को हम समझेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, यानी अभी हमें क्वेश्चन को तोड़ना है, हम तोड़ेंगे क्वेश्चन को। टू ऑगमेंट द कैश रिटेंशन लेवल ऑफ एबी लिमिटेड, इट इज डिसाइडेड दैट ऑन 1 जनवरी 2002,
ये डिसाइड किया जाएगा 1 जनवरी 2002 AB लिमिटेड सेल कलेक्ट फुल शेयर एप्लीकेशन मनी फ्रॉम द इशू ऑफ 20 लाख इक्विटी शेयर्स एट 40% प्रीमियम अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट। द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स विल बी मेड ऑन 31 मार्च 2002 को अलॉटमेंट किया जाएगा। आप देख सकते हो जबकि एमालगामेशन हो रहा है 1 जनवरी 2002 को, 31 मार्च 2002 को अलॉटमेंट किया जाएगा एंड सच शेयर्स शैल क्वालिफाई फॉर डिविडेंड फ्रॉम 2023 यानी नेक्स्ट ईयर से आपका 2023 से डिविडेंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो क्या यहां पर हमें समझ में आ रही है फ्रेश इशू हो रहा है, ये क्या हो रहा है पता है, ये फ्रेश इशू हो रहा है, मतलब एबी लिमिटेड यहां पर इनकॉर्पोरेट तो जनवरी में हो जाएगा 1 जनवरी में। अब एबी लिमिटेड क्या करेगा, उस वक्त ये शेयर्स फ्रेश इशू करेगा मार्केट में लोगों को, कितने 20 लाख इक्विटी शेयर्स ये मार्केट में इशू करेगा। और जब ये शेयर इशू करेगा ना तो 40% प्रीमियम में करेगा ये। और ऑब्वियस ही बात है जो शेयर्स इशू किया जाएगा वो 10 रुपीज करके इशू किया जाएगा, क्योंकि हर जगह में हमने 10 रुपीज ही पढ़ा यहाँ पर देखिए 2 करोड़ जो शेयर्स है इसका ऑथराइज, इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज ही है। तो आप मुझे बताइए अगर ये यहाँ पर 40% प्रीमियम में शेयर इशू करेगा तो मतलब कितना, एक शेयर का क्या चार्ज करेगा, 10 प्लस 40% ऑफ 10, अरे समझिए ना 10 रुपीज इसका फेस वैल्यू है, 40% प्रीमियम में देगा, शेयर्स 40% प्रीमियम में देगा तो एक शेयर्स कितना चार्ज करेगा ये 14 रुपीज, 10 प्लस 40% ऑफ 10 14 रुपीज। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 20 लाख शेयर्स है और ये इशू किया जाएगा इंटू 14 रुपीज पर शेयर ये इशू किया जाएगा। तो कितने पैसे आएंगे, पैसे आएंगे हमारे पास 280 लैक्स। 280 लैक्स हमारे पास क्या पैसे नहीं आएंगे, यस हमारे पास इतने पैसे आएंगे। और इसका ओवरऑल एंट्री क्या होगा आप ये समझ जाइए, कैश हमारा बढ़ेगा, 280 लाख से हमारा कैश बढ़ेगा क्योंकि पैसे हमारे पास आएंगे। और इक्विटी शेयर्स हमारा बढ़ेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल जो शेयर कैपिटल है ये हमारा बढ़ेगा। ये कितने से फेस वैल्यू में बढ़ता है, बाकी तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाते हैं। तो आप बताइए 20 लाख इंटू 10 रुपीज आपका शेयर कैपिटल में जाएगा, 20 लाख इंटू 10 रुपीज कितना होता है 200 लाख होते हैं, है ना। और साथ ही साथ आपका बाकी कहां जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में, कितना जाएगा 20 लाख इंटू 4 रुपीज करके सिक्योरिटीज प्रीमियम में, यानी कितना 80 लाख रुपीज सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। तो मैंने ब्रेक करके आपको समझा दिया ओवरऑल कि यहाँ पर 280 लाख रुपीस आएगा तो इस अल्टीमेटली क्या होगा, कैश बढ़ेगा 280 लाख से, और राइट साइड में एसेट साइड में कैश 280 लाख से बढ़ेगा, और लेफ्ट साइड में शेयर कैपिटल 20 लाख से 200 लाख से बढ़ेगा, और सिक्योरिटीज प्रीमियम 80 लाख से बढ़ेगा। यानी सिंपल सी बात यहाँ पर मैं इसको लिख भी देता हूँ नीचे ताकि बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए यहाँ पर हम बैलेंस शीट छोटा सा एक्स्ट्रा बना के मैं आपको समझा देता हूँ जो आपका प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ है ना। तो यहां पर क्या होगा, कैश 280 लाख कैश आएगा और हम शेयर इशू करेंगे उनको 200 लैक्स इंटू 10 रुपीज फेस वैल्यू होगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 20 लाख है, 200 लाख नहीं है, 20 लाख शेयर इशू किया जाएगा इंटू 10 रुपीज फेस वैल्यू यानी 200 लैक्स शेयर कैपिटल होगा, और सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा बाकी का 20 लाख इंटू 4 यानी 80 लाख आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा। बस बात खत्म। तो ये हमने समझाने के लिए लिख दिया यहाँ पर। तो क्या मैंने इस पूरे पॉइंट को तोड़ दिया, यस मैंने पूरे पॉइंट को तोड़ दिया यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ये वाला पॉइंट, एबी लिमिटेड जो है, एबी लिमिटेड और क्या करने वाला है, एबी लिमिटेड सेल ऑल्सो अवेल 12.5% टेम्पररी ओवरड्राफ्ट, टीओडी टेम्पररी ओवरड्राफ्ट ही होगा, 12.5% लिया जाएगा of rupees 15 lakh to meet its preliminary expenses and cost of working which amount to rupees 12 lakh and rupees 2 lakh respectively। यानी यहाँ पर ये 15 लाख रुपीस लोन लेगा एट दी रेट 12.5% इंटरेस्ट पे 15 लाख रुपीस लोन लेगा। क्यों पैसा लेगा ये लोन, ताकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कर सके और वर्किंग का खर्चा कर सके। और ये कब ले रहा है, 1 फरवरी को ले रहा है। देखिए 1 फरवरी 2002 को ले रहा है, यानी टीओडी विल बी अवेल्ड ऑन 1 फरवरी 2002 एंड क्लोज ऑन 31 मार्च 2002। तो अब देखिए ना ये 1 फरवरी 2002 में ले रहा है और 31 मार्च 2002 को ये क्यों दे रहा है वापस, 2 महीने के लिए सिर्फ ले रहा है। क्यों ले रहा है आप सोच रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ ये 2002 में क्यों लौटा देगा, क्योंकि 31 मार्च 2002 को ये मालामाल हो जाएगा। पता कैसे, क्योंकि 31 मार्च 2002 के इसके पास 280 लाख रुपीस आ जाएंगे, जिसने प्राइवेट प्लेसमेंट करके पैसे मंगवाएगा ना, तो 31 मार्च 2002 को तो ये मालामाल हो जाएगा, तो ये फिर तब लौटा देगा। और उससे पहले तो इसके पास पैसे नहीं आए रहेंगे ना, तो इसका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह करने का, यानी रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कंपनी का करने का इसका ओवरऑल खर्चा पड़ जाएगा। यहाँ पर जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का हमारा
कितना 12 लाख खर्चा पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हमें ये समझ में आ रहा है कि 15 लाख रुपीज पैसा बोरो किया जाएगा, एट दी रेट 12.5% बोरो किया जाएगा। और कितने टाइम के लिए बोरो किया जाएगा? 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च 2002, यानी 2 मंथ्स, यानी ये हो जाएगा 2 मंथ्स, 2/12 हो जाएगा। तो क्या हम कर सकते हैं, यानी 15 लाख इंटू 12.5% इक्वल, और इंटू डिवाइड बाय 6 कर सकता हूं सीधा, 2/12 यानी डिवाइड बाय 6, यानी 31250 आ रहा है। ये आ गया आपका 31250। और ये ध्यान रहे ये प्री टैक्स है, अभी तक हमने टैक्स का एडजस्टमेंट नहीं किया, हम टैक्स का एडजस्टमेंट भी करेंगे। अगर हम टैक्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर टैक्स रेट दिया हुआ है 20%, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो खर्चा होता है उसमें हमें टैक्स सेविंग मिलता है, तो 31250 पे हमें टैक्स सेविंग भी मिल जाएगा इंटू 20%, 6250 का टैक्स सेविंग भी होगा। चलिए हम बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टैक्स सेविंग कितना 6250 होने वाला आपका इसमें, चलिए वो बाद में हम देख लेंगे। तो क्या मैंने इसमें भी तोड़ दिया? यस मैंने तोड़ दिया। और यहाँ पर इसमें से 12 लाख रुपीज खर्चा होगा आपका किस चीज का? 12 लाख रुपीज हमारा खर्चा होगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का, और 2 लाख रुपीज हमारा खर्चा होगा कॉस्ट ऑफ वर्किंग। ये भी वर्किंग का कॉस्ट है, वर्किंग कैपिटल मत समझ लेना अभी से, कॉस्ट ऑफ वर्किंग ये भी खर्चा है हमारा। चलिए तो यहां तक हमने देख लिया। अब यहां पर मैं चलिए इस पॉइंट को भी मैं यहां पर लिख लेता हूं। तो यहां पर अल्टीमेटली होना क्या है मेरा, देखिए अगर मैं दूसरे पॉइंट का बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट आपको बनाते जाऊंगा ना तो मजा आएगा थोड़ा सा। लेकिन यहां पर क्या होगा, कैश हमारे पास आएगा 15 लाख रुपीज हमारे पास कैश आएगा। अब ये 15 लाख रुपीज जो हमारे पास कैश आएगा इससे हम पीएल में खर्चा करेंगे। क्या खर्चा करेंगे? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का खर्चा होगा जो कि पीएल को चार्ज करेगा। 12 लाख रुपीज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का खर्चा 12 लाख रुपीज होगा, और कॉस्ट ऑफ वर्किंग का खर्चा होगा हमारा 2 लाख रुपीज हमारा कॉस्ट ऑफ वर्किंग का खर्चा होगा। ये होगा हमारा खर्चा, में पता चला। फिर हमारा 2 मंथ्स का इंटरेस्ट का खर्चा भी होगा, 2 मंथ्स का इंटरेस्ट का खर्चा भी होगा हमारा। कितना हमने निकाला था 31250, हमारा इंटरेस्ट का खर्चा होगा। अब ये तीनों में टैक्स सेविंग मिलेगा, पर हम बाद में बात करेंगे, टैक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। और फिर बाद में हम क्या करेंगे, पैसा लौटा भी देंगे। यानी हमारा कैश हमने लिया तो ये लोन हमारा आएगा ना, टू टर्म लोन, टेम्पोररी ओवरड्राफ्ट दिखाते, टेम्पोररी ओवरड्राफ्ट हमारा आएगा यहाँ पर। चलिए इसको मैं थोड़ा नीचे करके लिखता हूं। पैसा पहले हमने लिया, चलिए पहले हमने पैसे लिए, तो पैसे हमने जब लिए कैश तो हमारा टीओडी आ गया कितने का, और जगह चाहिए मुझे, चलिए क्या प्रॉब्लम है, और नीचे रखता हूं। तो आप देखिए यहाँ पर समझिए मेरी बात को एक बार, आप चाहते हो तो एक बार मैं मिटा देता हूं, इसको समझाने के लिए बेटर रहेगा, मिटा देता हूं मैं। आप समझिए सबसे पहले हमने पैसे लिए 15 लाख रुपए, कैसे लिए? लोन लिए, तो हमारा लाइबिलिटी है टेम्पोररी ओवरड्राफ्ट, हमारा लाइबिलिटी कितने का? 15 लाख रुपीज का हमारा लाइबिलिटी, ये हमने पैसे लिए। अब इसके बाद हमने खर्चा करना शुरू कर दिया। हमने क्या खर्चा किया? पीएल में चार्ज हुआ, हमने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किया कितने का? 12 लाख रुपीज का प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमने किया जो कि पीएल में चार्ज हो जाएगा। तो क्या ये कैश को भी कम करेगा? यस, 12 लाख रुपीज हमारे कैश को कम करेगा क्योंकि हमने खर्चा किया। और कॉस्ट ऑफ वर्किंग का भी खर्चा हमने किया 2 लाख रुपीज, तो क्या ये भी हमारे कैश को कम करेगा? यस, ये भी हमारे कैश को कम करेगा 2 लाख रुपीज। फिर इंटरेस्ट का खर्चा हुआ हमारा, ये भी पीएल को चार्ज करेगा 31250, और इंटरेस्ट का हम पेमेंट कर देंगे मान लेते, तो पेमेंट हमने कर दिया, तो कैश हमारा 31250 से कैश भी हमारा कम हो गया। अब फिर बाद में हम क्या करेंगे, कहा था ना कि 2 महीने के बाद पैसा लौटा दिया जाएगा, तो पैसे आ ही जाएंगे, हमें तो पता चला हम यहाँ पर पैसा लौटा भी देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैसे को लौटा देंगे, यानी कैश हमारा लौटा दिया जाएगा 15 लाख रुपीज का। और अगर कैश लौटा दिया जाएगा तो यहाँ पर जो टेम्पररी ओवरड्राफ्ट है हमारा, ये हमारा नील हो जाएगा। तो बस मैं क्वेश्चन को ब्रेक करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली इसका इफेक्ट होगा क्या। तो उम्मीद है आपको समझ में यहाँ पर कि कैश का इफेक्ट आ रहा है, देखिए पीएल का इफेक्ट आ रहा है, टैक्स का अभी तक हमने कोई इंपैक्ट नहीं दिखाया अभी तक। तो क्या मैंने ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझा दिया? यस, आप समझ गए पूरा अच्छी तरीके से। इसके बाद आगे देखते हैं। ड्यू टू एन अकाउंटिंग ओमिशन द ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ बी लिमिटेड ऑफ 5 लाख एक्चुअल वैल्यू है ये, and the closing stock of A limited of rupees 2.20 lakh was understated and overstated by 5% and 10% respectively। तो सबसे पहले तो देखिए क्या बोलना चाहते हैं, ये कहना चाहता है सबसे पहले बी लिमिटेड के लिए, ये कहना चाहता है बी लिमिटेड का एक्चुअल वैल्यू ही 5 लाख है। 5 लाख एक्चुअल वैल्यू है, मतलब 5 लाख एक्चुअल वैल्यू है, आप ये समझो। और ये जो एक्चुअल वैल्यू 5 लाख है ना, लेकिन ये दिखाया नहीं है, दिखाया क्या गया है, आपने अंडरस्टेट करके दिखाया, कितना? 5% से।
मतलब आप रिपीट करके पढ़िए, इंग्लिश से देखिए, इंग्लिश आपको थोड़ा सा आता होगा। ड्यू टू एन अकाउंटिंग ओमिशन की वजह से जो ओपनिंग इन्वेंट्री था ना बी लिमिटेड का ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो 5 लाख एक्चुअल वैल्यू है, जो कि अंडर स्टेट हुआ है 5% से। और ए लिमिटेड का 2.20 लाख बताया पर एक्चुअल वैल्यू नहीं बताया, तो मतलब ये आपका मिस्टेक करने के बाद का वैल्यू 2.20 लाख, जो कि ओवर स्टेट हुआ है 10% से। तो यहां पर मैं इस लाइन को लिखने के लिए मुझे आपको पहले यहां पर लिखना पड़ेगा कि यहां पर क्या हुआ, बी लिमिटेड का जो इन्वेंट्री है उसका एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए कितना, एक्चुअल वैल्यू बता दिया मैं, कितना बता दिया, 5 लाख बता दिया, होना चाहिए। लेकिन पता है ये ओवर स्टेटेड किया गया, नहीं ओवर स्टेटेड नहीं, ये क्या बोला यहां पर आप देखिए, रेस्पेक्टिवली ना, दोनों का रेस्पेक्टिवली है, तो यहां पर आप देखिए ये अंडर स्टेट हुआ है 5% से और ए लिमिटेड वाला ओवर स्टेट हुआ है 10% से, यानी बी लिमिटेड का जो एक्चुअल इन्वेंट्री 5 लाख ये अंडर स्टेटेड बाई 5%, यानी 5% से अंडर स्टेटेड हुआ है। तो आप समझिए ना, 5 लाख एक्चुअल वैल्यू है पर ये दिखाया नहीं गया, इसको 5% कम दिखाया गया है, तो मतलब दिखाया कितना गया है, दिखाया गया 5 लाख माइनस 5%, यानी कितना दिखाया गया, दिखाया गया इतना ना, ये दिखाया गया आपका 5 लाख माइनस 5%, यानी 4,75,000 दिखाया गया, पर दिखाना चाहिए कितना, 5 लाख। तो यहां पर अब बताइए कितना हमें बढ़ाना पड़ेगा, देयरफॉर इन्वेंट्री हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, इन्वेंट्री हमें इंक्रीज करना पड़ेगा 25,000 से, क्योंकि 5 लाख एक्चुअल वैल्यू है पर ये 5% कम में दिखाया गया है, यानी 4,75,000 में दिखाया। अब ऑब्वियसली बात है, जो अंडर स्टेट और ओवर स्टेट बोलेगा वो तो एक्चुअल से बोलेगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1,000 रुपए का एक जीन्स था, आपने 1200 दे दिया, तो आप बोलोगे मैंने 200 ज्यादा दे दिया, तो कहां से, 1000 से तो कंपेयर करोगे कि 1200 से कंपेयर करोगे, एक्चुअल से तो कंपेयर करोगे। आप बोलोगे मैंने 20% ज्यादा दे दिया, मतलब कहां से, 1000 से ज्यादा दिया 20% आपने, है ना, एक्चुअल से कंपेयर करते हैं। तो वैसे यहां पर एक्चुअल वैल्यू हमें बता दिया क्वेश्चन ने कि ये एक्चुअल वैल्यू है, और 5% क्या है आपका, अंडर स्टेटेड है, मतलब एक्चुअल से 5% अंडर स्टेटेड है, यानी 4,75,000 दिखाया गया, पर दिखाना तो चाहिए था 5 लाख। तो यहां पर क्या 25,000 इन्वेंट्री कम दिखाया गया, ये 5 लाख दिखाना चाहिए पर दिखाया गया 4,75,000, यानी 25,000 कम दिखाया गया। तो हम ज्यादा करेंगे, हमें इन्वेंट्री को बढ़ाना पड़ेगा। अब हमें देखना है कि इन्वेंट्री को हमें ओपनिंग वाले को बढ़ाने की क्लोजिंग वाले को। वापस से पढ़ता हूं, ड्यू टू एन अकाउंटिंग ओमिशन द ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ बी लिमिटेड। अच्छा, बी लिमिटेड का ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि 5 लाख एक्चुअल वैल्यू है, ये 5% से अंडर स्टेटेड है, ओपनिंग इन्वेंट्री की बात कर रहा है। तो ये समझाने के लिए मैं क्या करूंगा पता है, ट्रेडिंग अकाउंट जो है ना, मैं भी आपको समझा रहा हूं, आप ऐसे ही कर लोगे, ऐसे भी एग्जाम में नहीं करना आपको। देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो अंडर स्टेटेड था, तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री को हमें बढ़ाना पड़ेगा 25,000 से। अब आप मुझे बताइए, अगर आपका ओपनिंग इन्वेंट्री 25,000 से बढ़ेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। 25,000 से आपका प्रॉफिट घटेगा, है ना, 25,000 से हमारा प्रॉफिट को घटाना पड़ेगा। ये किसकी बात हो रही है, ये बी लिमिटेड की बात हो रही है, यानी बी लिमिटेड का 25,000 से इन्वेंट्री को जो है घटा के दिखाया। तो इन्वेंट्री को अगर हम ओपनिंग को बढ़ाते हैं ना, अगर आप ओपनिंग इन्वेंट्री को बढ़ाओगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका कम होगा, 25,000 से ग्रॉस प्रॉफिट आपका कम होगा। तो अगर प्रॉफिट आपका 25,000 से कम होगा तो मतलब यहां पर ये जो बी का प्रॉफिट दिया गया 4,40,000 ये गलत है, इसको तो 25,000 से एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब ये 4,15,000 होना चाहिए। मतलब बी लिमिटेड का प्रॉफिट जो है वो 25,000 से ओवर स्टेटेड है। क्यों, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री जो था वो अंडर स्टेटेड था, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखा, तो हमने प्रॉफिट को गिरा दिया पर। तो मैंने तो ये कहा था कि प्रॉफिट कम होगा, तो देखिए प्रॉफिट हमारा कम होना चाहिए और हमने प्रॉफिट बी लिमिटेड का कम कर दिया, 4,40,000 से 4,15,000 में पहुंच गया। मुझे उम्मीद आप समझ गए पूरा अच्छे से। अब आगे देखिए, थोड़ा सा तो क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत है, और इसलिए मैं भी आराम से करा रहा हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना है। अब देखिए बात आती है ए लिमिटेड का। ए लिमिटेड का जो है ना वो 2.20 लाख जो है क्लोजिंग स्टॉक, ए लिमिटेड का 2.20 लाख। अब यहां पर एक्चुअल वैल्यू नहीं बोला, मतलब कहा गया कि क्लोजिंग स्टॉक आपने 2.20 लाख दिखाया है ये ऑलरेडी, और ये 10% से ओवर स्टेटेड है। 10% से ओवर स्टेटेड का मतलब क्या, 100% अगर वैल्यू है तो आपने 110% दिखा दिया, मतलब आपने 110% दिखा के रखा हुआ है, यानी 10% से ओवर स्टेटेड मतलब आपने 100% के वैल्यू को आपने 110% दिखा के रखा हुआ है। और यहां पर 2.20 लाख एक्चुअल नहीं बोला, मतलब ये 2.20 लाख दिखाया हुआ है आपका, और जो कि 10% से ओवर स्टेटेड है। तो मतलब हम यहां पर ए लिमिटेड का अगर हम बात करें, ए लिमिटेड का जो इन्वेंट्री है ये 2.20 लाख दिखाया हुआ है,
और जो कि ओवर स्टेटेड है बाई 10%। इन क्या हम ये नहीं कह सकते कि 2.20 लाख, इस बार एक्चुअल वैल्यू नहीं बोला, मतलब यही दिखाया हुआ है और ये आपका 10% से ओवर स्टेटेड है, मतलब ये आपका 110% है, आपको ये समझना है। 2.20 लाख आपका 110% है क्योंकि 10% से ओवर स्टेटेड है। तो देयरफॉर आप मुझे बताएंगे एक्चुअल वैल्यू क्या है। 2.20 लाख डिवाइडेड बाई 110%, है ना। 2.20 लाख अगर 110% है तो 100% कितना होगा, हमें पता ही 2 लाख ही 100% होगा। तो एक्चुअल वैल्यू 2 लाख होगा, यानी एक्चुअल वैल्यू 2 लाख है, बट आपने दिखाया कितना 2.20 लाख, तो मतलब आपने इन्वेंट्री को बढ़ा के रखा, तो हमें इन्वेंट्री को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यानी इन्वेंट्री सोन, इन्वेंट्री आपने दिखाया 2.20 लाख, बट एक्चुअल इन्वेंट्री 2 लाख होना चाहिए। देयरफॉर इन्वेंट्री हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन्वेंट्री को घटाना पड़ेगा, कितने से, 0.20 लाख से हमें इन्वेंट्री को घटाना पड़ेगा, यानी 20,000 से इन्वेंट्री को घटाना पड़ेगा। 0.20 लाख यानी 20,000 हो गया आपका, हमें इन्वेंट्री को घटाना, अब हमें देखना है कि इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री की ओपनिंग इन्वेंट्री है। ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक है, ए लिमिटेड के केस में क्लोजिंग स्टॉक है। तो अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊं, यहां पर फिर से समझाने के लिए मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं, तो यहां पर आप देखिए क्लोजिंग स्टॉक इधर होता है। क्लोजिंग स्टॉक जो है ना, ये आपको क्या करना पड़ेगा, 20,000 से गिराना पड़ेगा। 20,000 से आपको गिराना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इन्वेंट्री 20,000 से बढ़ा के दिखाया होगा। तो हम 20,000 से क्लोजिंग स्टॉक को गिराएंगे, तो अब बताइए ग्रॉस प्रॉफिट जो है हमारा, अब देखिए जब क्लोजिंग स्टॉक गिरता है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी गिरता है, जब ओपनिंग स्टॉक गिरता है तब ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ता है। तो यहाँ पर तो क्लोजिंग स्टॉक गिरा है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक गिरेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट को भी गिराना पड़ेगा 20,000 से। और पिछले वाले में क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक बढ़ाया था, तो ओपनिंग स्टॉक बढ़ाने पर ग्रॉस प्रॉफिट को गिराना पड़ता है, क्लोजिंग स्टॉक गिराने पर ग्रॉस प्रॉफिट को गिराना पड़ता है, क्योंकि अब लेफ्ट राइट समझ गए हो गया यहाँ पर आप, है ना। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 20,000 से गिराना है, किसके लिए, ए लिमिटेड की बात हो रही है यहाँ पर, ए लिमिटेड का प्रॉफिट भी 20,000 से गिरेगा। तो क्या मैं इसको यहाँ पर ठीक नहीं कर सकता, ये आपका हो जाएगा कितना, 5,80,000 हो जाएगा, 6 लाख की जगह हो जाएगा ये 5,80,000। उम्मीद है मैंने आपको यहां तक पूरा अच्छी तरीके से समझा दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, यहां पर तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें। अब यहां पर ये जो पैराग्राफ है ना, इसे मैं होल्ड पे रखूंगा एक बार आपको समझाने के लिए, ये होल्ड पे रहेगा आपका यहाँ पर, और ये भी एक बार हम होल्ड पे रखते हैं, ये एक बार हम होल्ड में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका टोटली सेपरेट थिंग है, जहां पर एक जगह पर डिविडेंड देने की बात कर रहे हैं तो डिविडेंड हम लास्ट में कर सकते हैं, और दूसरी चीज यहाँ पर इसने फ्यूचर्स में इन्वेस्टमेंट किया जिससे पैसा कमाया, ये भी हम बाद में रख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप बताइए ना हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम ऊपर में जाते हैं, यहाँ पर इन्होंने कहा था ना, ऊपर से जाते हैं सबसे पहले। यहाँ पर इन्होंने हमसे क्या कहा कि ये जो है प्रॉफिट जो होगा ना, इनका प्रॉफिट पे पी रेशियो लगा कि इनको उसके अकॉर्डिंगली परचेज कंसिडरेशन दिया जाएगा। तो क्या हम सबसे पहले वही नहीं निकालें, यस। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन टू एंटिटी ए एंड एंटिटी बी। ई लिमिटेड बी लिमिटेड ही तो है ना, मैंने एंटिटी लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ए लिमिटेड और बी लिमिटेड है। चलिए तो मैं यहां पर लिखता हूं ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो देखिए या तो मैं करेक्टेड वाला लिख दूं यहाँ पर 5,80,000, 4,50,000, या फिर मैं पहले पूरा लिख के फिर माइनस कर दूंगा, 6 लाख और 4,40,000 है। चलिए ये आ गया। अब इसमें हम इन्वेंट्री एडजस्टमेंट कर देते हैं। इन्वेंट्री की वजह से जो प्रॉफिट में एडजस्टमेंट हुआ था ना, याद है 20,000 यहाँ पर एडजस्टमेंट हुआ था और 25,000 यहाँ पर एडजस्टमेंट हुआ था, जिसकी वजह से ये 5,80,000 बन रहा था और ये हमारा बन रहा था 4,15,000, है ना। ये मैंने लिखा भी था यहाँ पर 5,80,000, 4,15,000, सही है। अब यहाँ पर मुझे आप बताइए, यहाँ पर अब हमें आगे क्या करना चाहिए। ये आपका पीबीएटी, ये आपका एडजस्टेड पीबीएटी है अब, क्योंकि आपने एडजस्ट किया, पर जो मिस्टेक था उसको एडजस्ट किया। अब इसमें हमें माइनस करना चाहिए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की बात हो रही है यहाँ पर, तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड का कोई इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है क्या, हम ये देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस किस पे लगते हैं, डिबेंचर पे लगता है ना। तो डिबेंचर कितने का इशू किया हुआ, 80,000 शेयर्स, सॉरी 80,000 डिबेंचर इशू किया हुआ ऑफ ₹10 ईच,
यानी 8 लाख का वैल्यू का डिबेंचर है जिसपे 5% इंटरेस्ट दिया जाता है, तो यहां पर हम कह सकते हैं, है ना, ये बी के केस में है, 80,000 डिबेंचर है इंटू 10, 8 लाख पे, इस पे 5% दिया जाता है। चलिए, ऐसे ठीक रहेगा अभी। तो यहां पर अब हम मुझे बताइए कितना आएगा, 40,000 आएगा यहाँ पर, हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, और यहाँ पर तो 5,80,000 ही होगा, ये जीरो दिख रहा है ना, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 3,75,000 आएगा ना। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, टैक्स एडजस्टमेंट कर देंगे। टैक्स की रेट क्या, हम ये देख लेते हैं। टैक्स रेट 40% है दिया हुआ है हमें। तो अब देखिए 5,80,000 का 40% अगर करो 51, 2 लाख, यानी 2,32,000 होता है ये, यानी 5 लाख, 3,58,000, 3,48,000 होगा, सॉरी, है ना। और इधर आपका आ जाएगा 3,75,000, तो 37,500, 1,50,000 होता है ना। ये कितना आ जाएगा, 2,25,000। ये हमने क्या निकालिए, पेट निकालिए। अब मेरी बात सुनिए, हम जो निकालते हैं प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर निकालते हैं। अब पेट हमारा प्रॉफिट, पेट जो है वो कभी भी इक्विटी शेयर होल्डर का नहीं होता है। पेट में हमें प्रेफरेंस माइनस करना होता है, उसके बाद इक्विटी का हक आता है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी कुछ है तो वो भी माइनस हो जाए यहाँ पर। तो क्या प्रेफरेंस डिविडेंड भी यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, यस दिया हुआ है। देखिए 1 लाख है ना, 1 लाख नंबर्स इंटू 10 करके, यानी 10 लाख टोटल हो गया, 1 लाख नंबर्स इंटू 10 रुपीज ईच। 10 लाख पे 8% प्रेफरेंस शेयर दिया जाता है, ये भी बी लिमिटेड का, यानी 10 लाख का 8% कितना होगा, 80,000 होगा। और इस पर कोई टैक्स सेविंग नहीं मिलता, इसलिए पेट के बाद आता है प्रेफरेंस डिविडेंड। ये 80,000 आ गया यहाँ पर, यानी 1,45,000 इधर हो गया, और इधर 3,48,000 ही रहेगा, है ना। चलिए, तो यहां तक हमने निकाला। ये हम कह सकते हैं क्या है, प्रॉफिट है अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब हमें पी रेशियो दिया हुआ है, वो हम यूज कर लेंगे। तो ये प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, अब इसे ई कह सकते हो, ये ई हो गया आपका। जो पी रेशियो का ई होता है ना, वही ई है ये, अब ये समझ जाइए यहां पर। ठीक है, पी रेशियो क्या हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन है 15 और 10 दिया हुआ है, 15 और 10 दिया हुआ है। तो यहां पर परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा हमारा प्राइस, यानी कैसा आएगा मैं नीचे आपको समझाऊंगा, फिर मिटा दूंगा। देखिए, मैं अगर P बाई ई लिखूं मैं, तो मतलब क्या, P बाई ई यहाँ पर दिया हुआ है पहले वाले का 15, ये P बाई ई 15 दिया हुआ है ना, क्वेश्चन है। और ई हमें पता है कितना, 3,48,000 ई है। तो P बाई 3,48,000 इक्वल 15 हो जाएगा, यानी 34,80,000, 17,40, 51,00,000, 52,20,000 होना चाहिए। देख लेता हूँ मैं, हाँ 52,20,000 हो रहा है, परफेक्ट। तो मतलब पहले वाला वही आएगा, 52,20,000 आ जाएगा। और दूसरा वाला तो सिंपल है, 1,45,000 है आपका। अगर हम करेंगे यहाँ पर, तो पी बाई लिखूंगा 1,45,000, और मल्टीपल है 10, तो देयरफॉर प्राइस क्या आएगा, 1,45,000 इंटू 10 ही तो आएगा, 14,50,000 आएगा आपका ये। तो कुछ नहीं, वो पी रेशियो में मैंने ई का वैल्यू लगा दिया, और पी रेशियो तो है ही हमारे पास, तो उससे प्राइस निकल के आ जाएगा। यानी कितना आ रहा है, चलो दोनों आ चुका हमारा परचेज कंसिडरेशन। अब यही परचेज कंसिडरेशन इशू किया जाएगा, ये परचेज कंसिडरेशन दोनों को दिया जाएगा, यानी वही प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड पी रेशियो, ये दिया जाएगा। अब ये क्या कैश में दिया जाएगा, क्या ये डिवेंचर में दिया जाएगा, कि क्या ये शेयर्स में दिया जाएगा, हमें देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन यहां पर हमें क्या बोला, क्वेश्चन हमें बोला यहां पर, देखिए जो इनको दिया जाएगा ना कंसिडरेशन, इतना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इतना इनको दिया जाएगा। रुक जाइए, देख लेता हूं मैं एक बार, हाँ
ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कंसिडरेशन में क्या देगा बोला है, शेयर्स देगा 25% प्रीमियम। अच्छा 25% प्रीमियम में शेयर्स देगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि 25% में शेयर्स दिया जाएगा प्रीमियम में। तो क्या नहीं, एक शेयर जो है उसका फेस वैल्यू 10 रुपीज है, 25% प्रीमियम होगा, टू बी इशूड एट 25% प्रीमियम, यानी 10 प्लस 25% ऑफ 10 कितना 12.5 में दिया जाएगा, है ना। तो आप यहां पर समझिए, यहां पर अगर मैं बताऊं कि इस पे शेयर कैपिटल कितना होगा और सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना होगा, क्या आप नहीं बता सकते। आप कहोगे कि 12.5 रुपीज करके एक शेयर दिया जाएगा और इनको टोटल देना है 52,20,000, तो मतलब 52,20,000 इनको देना है और एक शेयर का वैल्यू हमने डिटरमाइन किया 12.5, क्योंकि 25% प्रीमियम में दिया जाएगा 10 रुपीज का, तो एक शेयर 12.5 में इशू किया जाएगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया जाएगा, 417600 दिया जाएगा, यानी नंबर ऑफ शेयर्स दिया जाएगा यहां पर 417600, है ना। शेयर्स इंटू 10 रुपीज करके फेस वैल्यू होगा। और अगर मैं यहां पर समझाऊं, चलो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे ले लेता हूं, शेयर कैपिटल क्या होगा, 417600 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, है ना। और बाकी प्रीमियम तो लिया जा ही रहा है हम पर, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होगा, ये होगा 417600 शेयर एट रुपीज 5, क्योंकि 5 नहीं 2.5 गलती से लिख दिया, 12.5 टोटल लिया जा रहा है ना, तो 2.5 हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए ये आ जाएगा 4176,000 और सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा इसका आधा 2050, और इधर 36 ना 2086, नहीं नहीं 2088 आएगा, तो देख लेता हूँ मैं फिर भी, इंटू 5, हाँ 2088,000, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया। और ये दोनों का चेक कर लीजिए, फिर से गलती कर दिया, रुक जाइए, 1044 होगा, क्योंकि 5 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 417600 इंटू 2.5 है, 5 थोड़े ना है, तो 1044,000 होगा, ये आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा, है ना। ये हमें पता चला, मतलब कुछ नहीं है, जो परचेज कंसिडरेशन दिया जाएगा 52,20,000 वो इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स दिया जाएगा, और एक शेयर का वैल्यू होगा 12.5, तो 10 रुपीज फेस वैल्यू शेयर कैपिटल में जाएगा, 2.5 सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, बस इतना सी तो बात है। और अगर हम इधर बात करें इनका, तो यहां पर आप देखिए 14,50,000 दिया जाएगा उनको, है ना। तो 14,50,000 भी उनको कैसे दिया जाएगा, 12.5 करके दिया जाएगा, डिवाइडेड 12.5, यानी नंबर ऑफ शेयर दिया जाएगा कितना 116,000, 116,000 शेयर दिया जाएगा इंटू 10, एक जीरो और लग जाएगा, और 116,000 का 2.5 जो है वो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा इंटू 2.5, यानी 2,90,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा आपका। और हमने इधर भी अगर वर्किंग दिखाना है तो हमें थोड़ा सा और स्पेस इसे यहाँ रखना पड़ेगा, हम यहाँ पर फिर लिखेंगे वापस से, क्या लिखेंगे 116,000 इंटू 10, ये दिया जाएगा आपका शेयर कैपिटल, 116,000 इंटू 2.5, ये आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा। मैं फिर से चेक कर ले रहा हूँ कि इनको 14,50,000 दिया जाएगा टोटल परचेज कंसिडरेशन, और एक शेयर का प्राइस होगा 12.5, तो 116,000 इंटू 10 सही निकाला, सही निकाला, एकदम परफेक्ट है यहाँ पर। तो हमने निकाल लिया कि क्या परचेज कंसिडरेशन इनको दिया जाएगा, ये हमने अच्छी तरीके से निकाल लिया है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये मैं मिटा सकता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। हमें जो मेन चीज निकालना था हमने निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ तक नहीं आई। तो चलिए हमने ये मेन पार्ट निकाल लिया। अब ये मेन पार्ट निकालने के बाद अब अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट बनाने की पोजीशन में लगभग आ चुके हैं। हमें ये देखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ और अब बैलेंस शीट बनाओ। हमसे क्वेश्चन ये दो बात पूछ रहा है। तो मैं बता दूं, मैं पहले बैलेंस शीट बनाऊंगा और उस बैलेंस शीट में मैं सब कुछ डालूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस का भी सारा इंपैक्ट डालूंगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस को हम अलग से बना लेंगे उसी से छाप के, तो आपका इजी हो जाएगा। तो यहां तक आपको मैं बता दूं कि मैंने आपको कुछ नहीं समझा, मैंने आपको बस क्वेश्चन को तोड़ा है और बस मैंने इसका वर्किंग करके पीबीआईटी से मैंने
अल्टीमेटली निकाला कि क्या परचेज कंसिडरेशन दिया जाएगा। तो क्या अब आप मेरे साथ तैयार हो बैलेंस शीट बनाने के लिए? एक बार कह दो हाँ हम तैयार हैं। तो अब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। आप टेंशन ना लो, यहाँ पर आईसीआई ने भी अपने सॉल्यूशन में टी शेप में ही बैलेंस शीट बनाया है। चलिए, तो अभी हम बैलेंस शीट बनाने के पोजीशन में आ गए। हम कैसे शुरुआत करेंगे हमें ये देखना है। तो शुरुआत हम इसी से करते हैं, ये वाला जो है, ये जो हमने परचेज कंसिडरेशन इनको देना है, ये शुरुआत करते हैं हम। तो यहां पर क्या मैं ये दिखा दूं, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना दिया जाएगा आप देखिए, 417600 और 116000। इतना नंबर दिया जाएगा ना, 417600 शेयर दिया जाएगा, प्लस 116000 शेयर दिया जाएगा, इंटू 10 रुपीज करके फेस वैल्यू होगा आपका। कितना आएगा? इंटू 10, 5336,000 आ रहा है आपका ये। अच्छा, 5336,000 आ गया हमारा। और सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा बाकी का, है ना, बाकी का सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका है। आप चाहते तो सीधा ये दो को टोटल करके ले लेते ना, तो भी आपका काम बन जाता। हमने क्यों अननेसेसरी इतना मेहनत किया, ये दोनों टोटल ले लेते तो भी हमारा काम हो जाता है यहाँ पर। चलिए, फिर भी हमने प्रेजेंट कर दिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम में सीधा टोटल कर रहा हूँ इसको मैं। कितना आ रहा है? 1044,000 प्लस 2,90,000। कितना आ रहा है? 10,00,000, 12,90,000, 13,34,000। तो देखिए, ये हम परचेज कंसीडरेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझिए, इस क्वेश्चन में जैसे बाकी क्वेश्चन में तो हमें नेट एसेट्स का वैल्यू दिया हुआ रहता, तो हम एसेट सारे दिखाते थे और हम देखते थे क्या परचेज कंसीडरेशन हमने दिया है, फिर अकॉर्डिंगली हम गुडविल और कैपिटल रिजर्व दिखाते थे। पर यहाँ पर एज सच एसेट्स वगैरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने आपको नहीं दिया। और यहाँ पर ये माना जाएगा, जबकि आगे हम एक पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ए भी धंधा करेगा अपना, बी भी अपना धंधा करेगा, और ए बी लिमिटेड ए और बी का शेयर सिर्फ एक्वायर कर रहा है, ये माना जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये मानेंगे कि ए बी लिमिटेड का 100% इन्वेस्टमेंट है, और ये सब्सिडरी की तरह हम क्या करेंगे, हम दिखाएंगे जितना हमने परचेज कंसिडरेशन दिया उतना हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिखा देंगे, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी दिखा देंगे। कितना दिखाएंगे? ये दोनों मिला के 5336,000 प्लस 1334,000, ये हम इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी दिखा देंगे। कितना आएगा? 66 लाख आएगा, और 70,000, 66,70,000 हम इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी दिखा देंगे। तो क्या बैलेंस शीट हमारा मैच हो रहा है? यस, हमारा बैलेंस शीट मैच हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अभी आराम से हम जा रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। मुझे बस यहाँ पर एक शेयर कैपिटल को मुझे एक बार नीचे थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि आगे एक और शेयर आने वाला है, तो वो हमें दिखाना पड़ेगा। चलिए, मुझे अब कलर बदलना चाहिए। तो आगे देखिए, आगे क्या हमने इनका सल्टा दिया? यस, हमने जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है उनको दे दिया, हमने शेयर्स वगैरह सब कुछ दे दिया उनको। अब उनको और भी कुछ देना है। देखिए, उनको और भी कुछ देना है। क्या देना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विवेलेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर देंगे, डिवेंचर होल्डर्स को इक्विवेलेंट डिवेंचर होल्डर्स देंगे। यानी ए बी लिमिटेड क्या करेगा, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को जो प्रेफरेंस उनका है उतना उनको प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स दे दिया जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? 1,00,000 शेयर्स और ₹10 ईच है, यानी 10,00,000 का प्रेफरेंस शेयर्स हो गया। और डिवेंचर्स कितना है? 80,000 रुपीज 10 ईच, यानी 8,00,000 का डिवेंचर हो गया। तो ये इनको दे दिया जाएगा। तो हम यहां पर क्या दिखाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, प्रेफरेंस है 10,00,000 का, हम इशू कर देंगे, और डिवेंचर जो है वो 8,00,000 का हम इशू कर देंगे, 5% डिवेंचर। तो ये भी तो हमने शेयर दिया है। मतलब देखिए, जो भी अगर ये इन्वेस्टमेंट करेगा, जो भी पैसा ए बी लिमिटेड देगा वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट है। तो यहां पर देखिए, इनको परचेज कंसिडरेशन दिया, ये दोनों इन्वेस्टमेंट का दिखा दिया। अब परचेज कंसिडरेशन की तरह तो ये हो गया, ये भी प्रेफरेंस डिवेंचर दे रही है, तो बदले में इसका एसेट वगैरह कुछ तो आएगा, पर ये है नहीं, तो हम इससे भी क्या मान लेंगे? इन्वेस्टमेंट। यानी ये आ जाएगा आपका इधर इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, कितना? 10,00,000 रुपीज। और फिर से आ जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर। जैसे कॉन्सोलिडेशन में दिखाते हैं ना, वैसे ये इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर भी 8,00,000 आ जाएगा। मतलब डबल इफेक्ट कर रहा हूं मैं। इधर मेरा लाइबिलिटी आ रहा है क्योंकि मैंने प्रेफरेंस इशू किया है,
मैंने डिवेंचर इशू किया तो मेरा लाइबिलिटी है, और ये मैंने क्यों इशू किया, क्योंकि मैंने कंपनी पे इन्वेस्टमेंट किया मानूंगा, तो ये मेरा दोनों कंपनी पे क्या है, ये मेरा कंपनी में दोनों इन्वेस्टमेंट है, तो मैंने कॉरेस्पॉन्डिंगली इन्वेस्टमेंट भी दिखा दिया। तो क्या यहाँ तक बराबर है? हाँ चलो, तो यानी एग्जिस्टिंग जो भी था इन सबको इक्विटी के बदले इक्विटी, प्रेफरेंस के बदले प्रेफरेंस, डिवेंचर के बदले डिवेंचर हमने दे दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब ये वाली बात आ गई यहाँ पर, याद है मैंने आपको यहाँ पर पूरा हिस्सा समझाया था मैंने किस्सा, कि यहाँ पर ये क्या करेगा, 280 लाख रुपीज, 280 लाख रुपीज ये फंड रेज करेगा थ्रू फ्रेश इशू, और जिसमें मैंने आपको बताया था कि 20 लाख का 200 लाख का शेयर कैपिटल है और 80 लाख का सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाने वाला है। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, जो फ्रेश इशू हुआ ना उसको मैं अलग से लिखूंगा, अलग कलर के पेन से। देखिए यहां पर शेयर कैपिटल जो हमने फ्रेश इशू किया, कितना, 20 लाख इशू किया इंटू 10 रुपीज करके, है ना, यानी 200 लैक्स का हमने शेयर कैपिटल इशू किया हमने। चलिए, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी जाएगा कितना, 80 लाख, 80 लाख जाएगा ना, 80 लाख आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी जाएगा, तो ये 80 लाख हमने यहां पर भी दिखा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर ये दोनों दिखा, ये क्या होगा आपका, कैश को बढ़ाएगा, तो कैश में यहां लिखता हूं, कैश में ब्रैकेट में लिखूंगा ताकि आगे भी और कैश आएगा तो मैं लिखते जाऊंगा। तो टोटल कैश कितना है, टोटल कैश आया हमारा 280 लाख रुपीज है। तो देखिए अभी भी डबल इफेक्ट दिया मैंने कहा शेयर कैपिटल 200 लाख बढ़ाया, सिक्योरिटीज प्रीमियम 80 लाख बढ़ाया और कैश मैंने 280 लाख से बढ़ा दिया, डबल इफेक्ट हो रहा है। बैलेंस शीट हमारा अभी तक मैच है, मतलब एक एक आइटम को सल्टा रहे और बैलेंस शीट को अपना मैच कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात अभी तक मुझे नजर नहीं आई यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और दूसरा कलर चाहिए मुझे, व्हाइट ले लेता हूं। चलिए अब मेरी बात को समझिए, अब आगे हम कहां पर बात करेंगे, इस पे आ जाएंगे हम। यहां पर आप देखिए, ये जो टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट लिया था, क्या इसके बारे में मैंने बात किया था, ये टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट लिया था, 15 लाख रुपीस इसने लिया था पैसा। अब देखिए 15 लाख रुपीस इसने पैसा लिया था, मेरी बात को समझिए, क्या इसने 15 लाख रुपीस पहले पैसा लिया था फेब के मंथ में, है ना, 15 लाख रुपीस इसने पैसा लिया था, और ये पैसा जो लिया था तो कैश बढ़ा था, 15 लाख रुपीस पैसा आया था, कैश बढ़ा था, और टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट भी बढ़ा था 15 लाख से, है ना, एग्री करते हो, टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट भी 15 लाख से बढ़ा, पर 2 महीने के बाद 15 लाख वापस से लौटा भी तो दिया था, 2 महीने के बाद वापस से 15 लाख लौटा भी दिया, तो यहाँ पर लौटाने पर आपका 15 लाख भी कम हो गया वापस से, यानी टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट आपका क्या हो गया, नील हो गया, क्योंकि कैश लिया तो लौटा दिया। हाँ, इसके चक्कर में आपका इंटरेस्ट का खर्चा हो गया, तो इंटरेस्ट का खर्चा जो हुआ वो हमारा कितना हुआ, 31250 हमारा इंटरेस्ट का खर्चा हुआ जो हमें पेमेंट करना पड़ा, तो हमने इंटरेस्ट का खर्चा 31250 जो हुआ वो हमने पेमेंट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा कैश कम हो गया। और ये जो हमारा कैश कम हुआ ये किसको अफेक्ट करेगा आपको पता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट करेगा। जो हमारा कैश कम हुआ ना, मैं नीचे एक प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पर ही आएगा डबल इफेक्ट के साथ, ऑब्वियस सी बात है, पर मैं प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत सारे आइटम रहेंगे, मैं नीचे प्रॉफिट एंड लॉस का वर्किंग करूंगा, तो मैं कहूंगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस -31250 से कम हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस 31250 से कम हो जाएगा। टैक्स का इफेक्ट मैंने अभी तक नहीं दिया, टैक्स का इफेक्ट मैं लास्ट में दूंगा, क्योंकि ये सारे जो भी है इसमें टैक्स का इफेक्ट आने वाला आपका, तो यहां पर ध्यान रहे इस पे टैक्स का इफेक्ट आएगा, तो जिस पे भी आएगा उस पे मैं एक स्टार दे देता हूं, इस पे टैक्स का इफेक्ट आने वाला है, ध्यान रखना, है ना, क्योंकि खर्चे पे टैक्स का इफेक्ट आता है आपका। हालांकि ये सब इन्वेस्टमेंट वगैरह पे टैक्स का इफेक्ट नहीं है, आप कमाई करोगे और खर्चा करोगे तभी आपका टैक्स का इफेक्ट आएगा, बाकी जगह पे नहीं आएगा। मैंने डिबेंचर इशू किया, ये सब में थोड़ा को टैक्स का इफेक्ट आएगा, तो अभी तक तो यही जो आइटम था जिसमें टैक्स का इफेक्ट आना था मैंने दिखा दिया, यानी मैंने क्या किया, मैंने लोन लिया, मैंने चुका दिया, तो कैश आया कैश गया, और टीओडी आया टीओडी गया, और इंटरेस्ट का पैसा मैंने दिखा दिया, इंटरेस्ट का खर्चा हुआ, कैश कम होगा, पेमेंट कर दिया मान लो, और आपका पीएल अकाउंट कम हो जाएगा। चलिए अब ये जो पैसा हमने लिया क्यों लिया, ताकि हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का खर्चा कर सके, याद है 12 लाख रुपीस हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का खर्चा कर रहे हो, 2 लाख रुपीस वर्किंग का खर्चा कर रहे हैं, याद होगा आपको। तो यहां पर हम जब खर्चा करेंगे तो 12 लाख रुपीस हमारा कैश कम हो जाएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का खर्चा से, और 2 लाख रुपीस कॉस्ट ऑफ वर्किंग की वजह से हमारा खर्चा हो जाएगा, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी 12 लाख रुपीस हमारा पीएल कम होगा खर्चा,
और 2 लाख रुपीस भी हमारा पीएल कम होगा, यानी अल्टीमेटली पीएल कम हो रहा है और कैश कम हो रहा है, तो बैलेंस शीट मैच करेगा ही। मतलब ये पीएल अल्टीमेटली यहाँ जाएगा, मैं पूरा दिखाऊंगा, नहीं तो ये खिचड़ी हो जाएगा ना, तो मैं इसलिए एक बार नीचे कर रहा हूँ, और इसी की मदद से मैं नीचे एक प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस भी बना दूंगा मैं आपके लिए। तो चलिए यहां तक समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक समझ में। देखिए क्वेश्चन तो थोड़ा है, थोड़ा हैवी है ना, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कर लेंगे आराम से। चलिए तो यहां पर हमने कहा कि ये भी टैक्स डिडक्टिबल, ऑब्वियस सी बात है, खर्चे में हमें टैक्स डिडक्शन मिलेगा, तो मुझे इसको स्टार दे देना चाहिए, क्योंकि इसका मैं टैक्स का हिसाब लास्ट में करूंगा। तो मैं इन सबको स्टार दे दे रहा हूं मैं यहाँ पर, ये स्टार एक ही बार आएगा, एक जगह पे स्टार देने से भी चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी पीएल में जो आएगा उस पर टैक्स का इफेक्ट जाना ही है, जनरली सारे आइटम में जाएंगे। अब देखिए अकाउंटिंग ओमिशन की बात करें तो ये तो ऑलरेडी हमने ओमिशन का एडजस्टमेंट कर दिया है, वो टैक्स से पहले हमने करके निकाल दिया, अकाउंटिंग ओमिशन चलो ठीक है, इसके बारे में अभी बात नहीं करना मैं। ये ऐसे भी ए लिमिटेड बी लिमिटेड का, ए बी लिमिटेड का नहीं है, तो ए बी लिमिटेड जो जो खर्चा करे वही तो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी हम बैलेंस शीट ए बी लिमिटेड का बना रहे हैं, और ए बी लिमिटेड ने लोन लिया था, ए बी लिमिटेड ने प्राइवेट प्लेसमेंट किया था, ए बी लिमिटेड ए और बी लिमिटेड को सेट्स वगैरह दिया था, प्रेफरेंस सेट दिया था, सारा ए बी का बात हो रहा है, पर ये ए बी का बात नहीं है ये। चलिए ये हमें समझ में है। अब ये वाला जो है ना, ये वाला मैं होल्ड पे रखना चाहता हूँ, ये वाला एकदम लास्ट में बताऊंगा आपको मैं, इससे पहले मैं ये वाला बताना चाहता हूँ आपको। चलिए 2 ही पैराग्राफ है बस, ये पता है, बस काम खत्म हमारा। इट इज प्रपोज्ड दैट इन द पीरियड जनवरी टू मार्च 2002, जनवरी से मार्च 2002 में AB लिमिटेड वुड कैरी आउट अ ट्रेड इन फ्यूचर्स दैट वुड जनरेट एन एब्सोल्यूट पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑफ 18% बाय यूजिंग द फंड्स जनरेटेड फ्रॉम द प्राइवेट प्लेसमेंट। तो आप बोलोगे सर पैसे तो मार्च में आए थे, है ना, आपको देखिएगा पैसे कब आए, पैसे हमारे पास 31 मार्च में आए, तो क्या हुआ, ये पैसे थोड़ा लगा रही, तो फ्यूचर्स पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करने पर पैसे थोड़ा देने पड़ते, पर हाँ ये जो फंड्स आपने यूज किया, जितना जनरेटिव वो प्राइवेट प्लेसमेंट का इन्होंने यूज किया बोल रहे हैं, तो ठीक है मान लेंगे कि इन्होंने नॉशनल के हिसाब से यूज किया। चलिए कितना जो आपका फंड्स कितना यूज हुआ, प्राइवेट प्लेसमेंट से कितने पैसे आए, प्राइवेट प्लेसमेंट से कितने पैसे आए थे, 280 लाख रुपए आए थे। तो ये 280 लाख रुपए जो आए ना यहाँ पर, ये 280 लाख रुपए से आपने क्या क्या पैसे लगाए थे, इन्वेस्ट किए थे, जिससे आपको 18% पोस्ट टैक्स मिला है, 18% पोस्ट टैक्स मिला है। पर अभी हम टैक्स की बात नहीं करेंगे, हम प्री टैक्स में जाएंगे, क्योंकि टैक्स का हिसाब हम एकदम लास्ट में इकट्ठा एक साथ करेंगे। तो आप समझिए टैक्स लगता है हमारा कितना है, 40% टैक्स लगता है। तो बताइए अगर मैं 60 रुपए घर लेके जाऊंगा पोस्ट टैक्स, और टैक्स से 40%, तो मतलब मैंने कमाया कितना, मैंने 100 कमाया होगा, जिसपे 40 टैक्स दिया, तो 60 घर लेके जाऊंगा। तो मेरा कहना ये है कि ये जो आपने 18% कमाया, 280 लाख का 18% कितना होता है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए आप, ये हो रहा 50,40,000, इतना आपने कमाया, पर ये पोस्ट टैक्स है, ये समझिए, अब ये पोस्ट टैक्स है, तो ये पोस्ट टैक्स मतलब ये इक्विवेलेंट टू 60% है, तो मुझे डिवाइडेड बाय 60% करना पड़ेगा, तब मेरा प्री टैक्स आएगा, है ना, डिवाइड बाय 60% करूंगा, यानी 84 लाख आ रहा है, यानी मैंने प्री टैक्स कितना कमाया, 84 लाख रुपीस कमाया मैंने। तो मैं क्या कहूंगा, अगर मैंने प्री टैक्स 84 लाख कमाया, तो ऑब्वियस सी बात है क्या मेरा कैश बढ़ेगा नहीं, मेरा कैश जो है वो 84 लाख से बढ़ जाएगा, है ना, और पीएल भी मेरा 84 लाख से बढ़ जाएगा। क्या इसमें भी टैक्स का इफेक्ट होगा, यस इसमें भी टैक्स का इफेक्ट होगा, तो इसको भी मैंने स्टार दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर तक देखिए ना पूरा बैलेंस शीट मैच हो रहा है, आपका टेंशन की कोई बात ही नहीं यहां तक। चलिए समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। चलिए अब एक ही पैराग्राफ बचा हुआ है आपका होल्ड में रखा हुआ, और बाकी सारे अब हमारे हो चुके हैं। देखिए द डिविडेंड शेड्यूल प्रपोज इज दैट ऑल कंपनीज वुड पे इंटरिम डिविडेंड फॉर इक्विटी फॉर द पीरियड 1 जनवरी 2002 से 31 मार्च 2002, यानी 1 जनवरी 2002 से लेकर 31 मार्च 2002 तक सारी कंपनियां डिविडेंड देंगी। तो आप मुझे बताइए ए लिमिटेड और बी लिमिटेड भी डिविडेंड देगी, यस, और ए बी लिमिटेड भी डिविडेंड देगा, सारी कंपनी डिविडेंड देंगी। देखिए ए और बी बंद नहीं हो रहा, बस ए और बी का सारा शेयर्स ए बी ने ले लिया, तो ए और बी जब डिविडेंड देगा, अब मेरी बात सुनिए, ए और बी को ए बी लिमिटेड ने कब एक्वायर कर लिया, 1 जनवरी को ले लिया इसने, तो अब ए और बी जो भी डिविडेंड देगा वो ए बी को मिलेगा, समझ में आया, और ए बी जो डिविडेंड देगा वो शेयर होल्डर्स को मिलेगा, यानी ए और बी अब जो भी डिविडेंड देगा वो ए बी को मिलेगा, क्योंकि 1 जनवरी को ए बी ने ए और बी के सारे शेयर्स एक्वायर कर लिए थे, है ना। तो अब ए और बी जो भी डिविडेंड देगा वो ए बी का बढ़ेगा पैसा, ए बी के पास पैसा आएगा। तो अब देखिए ए ने कितने पैसे दिए, ए ने 5% डिविडेंड दिया और बी ने 2% डिविडेंड दिया, ये हमें पता चला, ए ने 5% डिविडेंड दिया और बी ने 2% डिविडेंड दिया, और ए बी ने देखिए 3.5% डिविडेंड दिया। पर आगे क्या है, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स
एंड डिबेंचर होल्डर्स ड्यूज फॉर द पोस्ट टेक ओवर पीरियड आर डिस्चार्ज ऑन 31 मार्च। यानी देखिए दिसंबर तक का तो जो हुआ वही, जनवरी फरवरी मार्च का 3 महीने का, ये 3 महीने का जो है डिबेंचर और प्रेफरेंस का भी डिस्चार्ज होगा यहाँ पर। अच्छा, अच्छी बात है। तो यहाँ पर तो हमने पता ही किया था, चलिए हम बैलेंस शीट से देख लेते हैं ना। प्रेफरेंस है 8% 5% वही था जो है वही है, कुछ मतलब दूसरा नहीं दिया, एबी ने भी ये दिया। तो एबी ने देखो जनवरी में, ये सारे एबी ने जनवरी में इशू किए थे, 8% प्रेफरेंस शेयर्स 5% डिबेंचर, ये कब इशू किया गया, ये जनवरी में इशू किया गया। तो अब ये मार्च को क्या करेगा, एबी लिमिटेड इनको दे देगा, प्रेफरेंस डिविडेंड दे देगा और डिबेंचर दे देगा, है ना, प्रेफरेंस डिविडेंड और डिबेंचर दे देगा, आपको ये समझना है। तो यहां पर आप देखिए डिबेंचर दे देगा 8 लाख पे 5% का इंटरेस्ट देगा 3 महीने के लिए, जनवरी से लेके मार्च तक। 8 लाख का 5% कितना होता है, 40,000 होता है। 3 मंथ्स का कितना होगा, 10,000 होगा। तो यानी 10,000 क्या होगा आपका, 10,000 कैश कम होगा, है ना, 10,000 कैश कम होगा, और इस पे भी टैक्स का सेविंग होगा, इंटरेस्ट है, और पीएल 10,000 से कम हो जाएगा। चलिए हमने यहाँ पर नाम लिखा नहीं, पर चलिए मुझे याद है सारा चीज, मैं आपको बता दूंगा, लिखवा दूंगा बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिबेंचर का हमने हिसाब कर दिया। अब प्रेफरेंस की बात करते हैं, कहाँ गया प्रेफरेंस। प्रेफरेंस वाले को भी 8% दिया जाएगा 3 महीने का, 10 लाख का 8% होता है 80,000, 3 महीने का होगा 20,000, तो 20,000 दिया जाएगा। तो मेरी बात समझिए, 20,000 आपका कैश कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस कम होगा, पर बाद में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद कम होगा आपका। जो प्रॉफिट एंड लॉस कम होगा वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद कम होगा, यानी प्रेफरेंस डिविडेंड में टैक्स सेविंग नहीं मिलता है, ये आपको समझना है। तो यहाँ पर 20,000 आपका कैश कम होगा, और मैं इसे अलग से निकल लिखता हूं, मैं पीएल में आएगा, ये एप्रोप्रिएशन में आएगा आपका ये। इस पे आपको टैक्स सेविंग नहीं मिलता, इसमें आपका 20,000 कम होगा, पर इसमें नो टैक्स सेविंग, ये ध्यान में रखना, कोई इस पे टैक्स सेविंग नहीं होगा आपका, क्योंकि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद हम डिविडेंड देते हैं। तो क्या मैंने यहाँ पर दोनों दिखा दिया, यस, डिबेंचर और प्रेफरेंस वाले को जो इंटरेस्ट और डिविडेंड देना है, ये दोनों मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो यहाँ पर मैं आपको समझा तो दे रहा हूँ सारा पॉइंट, देखिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सारा पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी आपको मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा। अब ए लिमिटेड ने 5% दिया और बी लिमिटेड ने 2% का डिविडेंड दिया। चलिए ए लिमिटेड जो डिविडेंड देगा, बी लिमिटेड जो डिविडेंड देगा, वो किसको मिलेगा, ए बी लिमिटेड को मिलेगा। तो ए कितना देगा, ऑब्वियस सी बात है 3 लाख इसका शेयर से, वही तो ए बी के पास गया है, तो 3 लाख पे ये 5% डिविडेंड देगा, तो यानी कितना देगा, 1,50,000 देगा। 3 लाख इंटू 10 है ना, तो 30 लाख हो गया। 30 लाख का 5% 1,50,000 होता है। 1,50,000 ए लिमिटेड ए बी लिमिटेड को देगा। तो ए बी लिमिटेड का बात कर रहे हैं अभी हम प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट वगैरह ए बी का बना रहे हैं, तो ए बी को तो मिलेगा, ए बी के पास 1,50,000 आएगा, प्रॉफिट है उसका, और बी लिमिटेड देगा 2%, तो 1.2 लाख का इंटू 10 यानी 12 लाख का 2% कितना होता है, 24,000 होता है। यानी 1,50,000 और 24,000, 1,74,000 ए बी लिमिटेड को मिलेगा। यानी यहां पर 1,50,000 आएगा और 24,000 आएगा, है ना। और ये भी डिविडेंड हम एज्यूम करते हैं, डिविडेंड जो आता है ना, ये आपका ऑब्वियस से बात है, इसमें डिविडेंड दिया हुआ रहता है, तो हम इस पे कोई डिविडेंड एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, टैक्स दिया हुआ रहता है मानते हैं, है ना, क्योंकि टैक्स ऑलरेडी डिविडेंड देने से पहले दे दिया रहता है। तो यहाँ पर इसके हैंड्स में नहीं आएगा, इन द हैंड्स ऑफ जो होल्डर है जिसको डिविडेंड मिलता है उसमें एग्जाम माना जाता है, और हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे एग्जाम है। तो यहाँ पर 24,000 और 1,50,000 डिविडेंड मिलेगा। तो मैंने पीएल के नीचे दिखा दिया यहाँ पर एप्रोप्रिएशन में, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अदर इनकम में ये पूरा नेट रहेगा, इस पर भी टैक्स का इफेक्ट नहीं जाने वाला। तो चलिए अब बात आता है क्या का, यानी अब देखिए ए बी भी तो डिविडेंड दे रहा है, ए बी डिविडेंड देगा 3.5%, तो ए बी डिविडेंड किसको देगा, मुझे आप बताइए ए बी डिविडेंड किसको देगा। ए बी लिमिटेड के शेयर होल्डर देखिए दो आपको दिख रहे हैं, एक तो ये लोग हैं एग्जिस्टिंग वाले, और दूसरा आपने फ्रेश इशू किया। पर आपको याद है आपने जो फ्रेश इशू किया था, आपको मैं याद दिला देता हूं, जो अपने प्राइवेट प्लेसमेंट में इशू किया था, यहाँ पर इन्होंने लिख के कह भी दिया था, द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स विल बी मेड ऑन 31 मार्च 2002 को अलॉटमेंट किया जाएगा, और ये क्वालिफाई होंगे डिविडेंड के लिए नेक्स्ट ईयर से, तो इनको डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। ए बी लिमिटेड इनको डिविडेंड नहीं देगा, तो किसको देगा, सिर्फ और सिर्फ उनको देगा जिनको इसने परचेज कंसिडरेशन दिया ना 1 जनवरी को बिजनेस एक्वायर करने के लिए, यानी सिर्फ और सिर्फ इनको मिलेगा। यानी कितना मिलेगा, 5336,000 का 3.5%, है ना, 5336,000 का 3.5%, 186,760। तो यहाँ पर 186,760 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और कैश माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 186,760 इसका क्या हो जाएगा, पीएल भी माइनस हो जाएगा।
चलिए ये भी हमने माइनस कर दिया, यहाँ पर दोनों साइड से इसने जो डिविडेंड दिया ये हमने माइनस कर दिया। तो ओवरऑल हमने सारा चीज तो यहाँ पर कर ही दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए तो अभी हम क्या करते हैं, अब एक बार समेटने का काम करते हैं हम अभी। हाँ अभी एक चीज बचा हुआ, पता है क्या, टैक्स बचा हुआ है, वो टैक्स अभी हम करेंगे, फिर हम इसको समेटेंगे अच्छे से। अब यहाँ पर मैं जो प्रोविजन को टैक्स बनाऊंगा, तो उसके लिए मुझे बस एक चीज आपको बताना है यहाँ पर कि आईसीए ने क्या किया, ये जो 12 लाख रुपीस हमने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का खर्चा दिखाया ना, आईसीए ने इसे क्या किया, सिक्योरिटीज प्रीमियम से एडजस्ट किया। क्या हो गया, स्क्रीन चला गया, ठीक है अभी आ गया। हाँ तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि 12 लाख रुपीज जो है, ये 12 लाख रुपीज आईसीए ने क्या किया, इन्होंने कहा कि ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, और ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को इन्होंने सीधा सिक्योरिटीज प्रीमियम से एडजस्ट कर दिया। कहाँ से, सिक्योरिटीज प्रीमियम से एडजस्ट किया। मैं आपको पढ़ा देता हूँ, इनका जो प्रोविजन है वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ यहाँ पर। एक बार आपको मैं ये वाला पैराग्राफ जो है ना आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ये पैरा कुछ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली कह रहा है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो है वो यूज किया जा सकता है। हालांकि कितने बार यूज करता है ऐसे, कितने बार यूज नहीं करता मैं आपको बता रहा हूँ, पर यहाँ पर आईसीए ने किया है तो हम भी आईसीए के साथ चलेंगे। और जबकि आपका एग्जाम तो आफ्टर ए वीक ही आपका एग्जाम यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ध्यान से याद रखना है कि ये आपका पीएल का हिस्सा नहीं बनेगा। कैश तो कम होगा, हो गई, या पीएल का हिस्सा मत बनाना। अब इसे क्या करना, सीधा आप यहाँ से माइनस कर देना, यानी 12 लाख रुपए सीधा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम से आपका माइनस हो जाएगा। और यहां पर आप एक बस ध्यान में रखना नोट के लिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस विल बी डायरेक्टली एडजस्टेड विद सिक्योरिटीज प्रीमियम। और इस पे कोई टैक्स का इफेक्ट भी नहीं दिखाया, कहा गया कि परमानेंट डिफरेंस से कोई डीटीए डिटेल नहीं बनाया, नहीं कोई टैक्स का इफेक्ट दिखाया। तो आपको ध्यान में रखना है कि कोई टैक्स इफेक्ट भी आपको नहीं दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। बस आपको ये याद रखना, उपाय नहीं, ऐसे का ये एजम्पशन है, इसके हिसाब से हम ये कर रहे हैं। यानी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का खर्चा ये आप याद रखोगे कि आप सीधा सिक्योरिटीज प्रीमियम में डालोगे, इसका कोई एडजस्टमेंट भी नहीं करोगे, टैक्स का एडजस्टमेंट भी नहीं करोगे। तो अब मुझे बस और बस क्या बनाना है, मुझे अब टैक्स का प्रोविजन बनाना है। टैक्स का प्रोविजन मैंने बना दिया, बस मेरा काम खत्म हो गया। और टैक्स का मैं पेमेंट ही करके दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं टैक्स का सीधा पेमेंट ही कर दूंगा। मेरे पास दो उपाय, या तो मैं टैक्स का प्रोविजन बना के टैक्स लाइबिलिटी यहां पर दिखा सकता हूं मैं, ठीक है, और या फिर मैं सीधा कैश से कम कर सकता हूं। तो मैं काम करता हूं, मैं चेक करना चाहता हूं कि आईसीए ने क्या किया है, क्योंकि मैं आईसीए के हिसाब से आपको कराने की कोशिश करना चाहता हूं। तो मैं एक बार देख लेता हूं कि आईसीए ने टैक्स का पेमेंट जो है वो कैश से कम किया है कि लाइबिलिटी दिखाया है, क्योंकि आप भी आईसीए के हिसाब से जाना चाहते हो, मुझे पता है। तो यहां पर टैक्स में इसका एडजस्टमेंट किया है क्या, टैक्स का एडजस्टमेंट यहां पर तो नहीं किया है लग रहा है, ठीक है, इन्होंने लाइबिलिटी दिखाया है मतलब, तो हम भी लाइबिलिटी दिखा देंगे। तो बैलेंस शीट में इनका रिफ्लेक्ट करना चाहिए मतलब, हाँ टैक्स का प्रोविजन बना है। और बेटर भी यही होता है, क्योंकि अभी तो 3 मंथ्स का ये हिसाब हो रहा है, आगे ये एंड में बाद में टैक्स का पेमेंट होगा ना जो भी है, तो चलो ठीक है, हम भी प्रोविजन ही बनाएंगे। कैश में भी कम करते तो कोई बड़ी बात नहीं होती, पर चलो ठीक है, खैर अभी हम क्या करेंगे, हम भी इसका प्रोविजन ही बनाएंगे। तो आप बताइए अभी हमें टैक्स का प्रोविजन कितना बनाना है, मुझे ये जानना है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना बनेगा आपका, आप ये देखिए। अगर मैं बात करूं क्या इस पे, ये टैक्स का इफेक्ट आएगा इस पे, 31250 पे हमें टैक्स का सेविंग मिलेगा। 12 लाख तो मैंने कटवा दिया, एंड 2 लाख पे आपका टैक्स का सेविंग मिलेगा, एंड इस पे आपका टैक्स लगेगा 84 लाख रुपीज पे, और 10,000 में आपको टैक्स का सेविंग मिलेगा। और ये जो 186760 है, ध्यान में रखना, ये जो 18670 जो है, ये आपका क्या हो रहा है, ये आप डिविडेंड दे रहे हो, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इस पे टैक्स का सेविंग नहीं मिलेगा। आप जो डिविडेंड दे रहे हो, डिविडेंड देने पर हमें कभी भी टैक्स का सेविंग नहीं मिलता है, और इस पे उल्टा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वगैरह लगता है, पर क्वेश्चन ने कोई मेंशन नहीं किया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स से रिलेटेड वगैरह, क्वेश्चन ने कुछ मेंशन नहीं किया, तो हम इस पे टैक्स का कोई इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। मतलब समझिए ना, हमारा पेट निकलने के बाद ही तो, पेट निकलता कब है, जब हम टैक्सेशन का प्रोविजन बनाते हैं उसके बाद पेट निकलता है, और पेट निकलने के बाद हम डिविडेंड देते हैं। ये तो हमने डिविडेंड ही दिया है, और डिविडेंड पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है, पर उसका कोई जिक्र नहीं है, तो हम उसे इग्नोर करेंगे यहाँ पर, यानी इस पे भी कोई टैक्स का बातचीत होने वाला नहीं आपका। और ये तो मैंने कहा ही आपका एग्जेम्प्ट होगा, हमें जो डिविडेंड मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है, हमने माना एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर, जिसे मिलेगा उसके हैंड्स में एग्जेम्प्ट होगा। और ये तो मैंने आपको समझाया दिया था 20,000, ये तो आपका प्रेफरेंस डिविडेंड वाली बात है, वो तो ऐसे भी टैक्स के बाद ही होता है, पेट के बाद ही आता है, तो इस पर भी टैक्स का इफेक्ट नहीं आएगा। यानी अल्टीमेटली टैक्स का इफेक्ट जो आएगा ये इस पे आएगा,
इस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा। ये चार आइटम मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। तो कितना हो रहा है? 84 लाख माइनस 2 लाख अगर हम करें तो 82 लाख होते हैं। 82 लाख में से 10,000 करूंगा तो 81,90,000 होते हैं। 81,58,750 आ रहा है मेरे ख्याल से। हाँ यही आ रहा है, मैंने कैलकुलेशन परफेक्ट किया। तो आपका प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बनेगा? 81,58,750 पे 40% प्रोविजन हम बनाएंगे। और ऑब्वियसली बात, ये पीएल को भी कम करेगा, जो प्रोविजन बनता है वो तो पीएल में चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर 8158, बट चेक कर लूँ क्या? भरोसा नहीं है क्या खुद पे? 81,90,000 कर लेता हूँ, बाई चांस बाद में मुश्किल हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो गया तो। हाँ 8158,750 इंटू 40%, क्या कर दिया? बैक जाने का भी ऑप्शन नहीं यहाँ पर। 8158,750 इंटू 40%, यार 3263,500। कितना है? 3263,500 आया आपका। और ये हमारा क्या होगा? ये हमारा पीएल में भी चार्ज हो जाएगा 3263,500। तो यहाँ पर अगर आप बोलोगे कि सर बैलेंस शीट बना दिया आपने, यस हमने बना दिया, हमने बैलेंस शीट बना दी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। तो अब देखिए शेयर कैपिटल को अगर मैं क्लोज करूँ यहाँ पर, तो शेयर कैपिटल अब अंदर दिखा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने एक साथ इकट्ठा कर दिया। तो मैं दोनों का क्लोज करूँ तो कितना आएगा? 253,36,000 आएगा हमारे ये। ठीक है, ये आ गया। और अगर मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्लोज करूँ, मैं हाईलाइट कर देंगे इन सबको, हाईलाइट वाला आपका रहेगा, मतलब बाहर में हमने तो एक साथ वैसे कर दिया। तो 93 पे आपका 93,81,34,000 आ जाएगा, ये भी मैंने हाईलाइट कर दिया। ये आपका प्रेफरेंस शेयर्स 10 लाख का, डिबेंचर 8 लाख का दिखाया जाएगा, प्रोविजन हमने इतने का बनाया। और इधर मैंने इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, प्रेफरेंस शेयर्स पे इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर पे इन्वेस्टमेंट, ये कैश बैलेंस मुझे क्लोज करना है यहाँ पर, कितना कैश का बैलेंस आपका आ रहा है, ये सारा इफेक्ट मैंने दिखा दिया यहाँ पर। एंड ये दिखाने पर 100% पक्का हमारा बैलेंस शीट मैच करना चाहिए। 15 लाख प्लस माइनस तो कट ही रहा है आपका, ये 280 लाख है। तो चलिए मैं कैलकुलेटर में करता हूँ। 280 लाख, 280 लाख माइनस 31,250 माइनस ये 12 लाख आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, कैश तो कम करेगा, पेमेंट तो किया ही है, माइनस 2 लाख आपका क्या हो गया ये? हाँ 2 लाख अपने कॉस्ट ऑफ वर्किंग का खर्चा, प्लस आपका 84 लाख रुपीज आपका कमाई हुआ था फ्यूचर से, फिर माइनस 10,000 आपने इंटरेस्ट दिया था सही, माइनस 20,000 प्रेफरेंस डिविडेंड दिया था, यस 1,50,000 हमें डिविडेंड मिला था, 24,000 भी हमें डिविडेंड मिला था, 1,86,760 भी हमें, अरे प्लस कर दिया इसको मैंने, तो -1,86,760 -1,86,760 3,492,5,990 आ रहा है क्या? देख लेता हूँ। 3,492, अरे परफेक्ट, 3,492 देखा, बैंक बैलेंस 3,492,5,990 परफेक्ट है हमारा। 3,492, रुक जाइए, 5,990 आ गया हमारा। और अब हम टोटल करेंगे ना, 100% मुझे उम्मीद है हमारा बैलेंस शीट मैच करेगा। 25,336,000, ठीक है, प्लस 81,34,000 प्लस 10 लाख है ना, 10 लाख और 8 लाख 18 लाख हो गया, प्लस 32,63,500। हाँ ये आ रहा 38,53,3500। और इधर अगर हम देखिए 66,70,000 प्लस 10 लाख प्लस 8 लाख और प्लस आ रहा 3,492,5,990। अरे कुछ मिस्टेक हो गया क्या? क्या दिक्कत आ गया यहाँ पर? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है क्या? सब कुछ तो ले लिया हमने, कुछ तो छोड़ा नहीं है। फिर से करते हैं। 253,36,000 आएगा, 253,36,000, 81,34,000 ये भी सही है। नहीं नहीं 93 ठीक ही तो है। 81,34,000 और ये प्रेफरेंस है 10 लाख 18 लाख का हो गया इधर।
और ये है 3263,500, 3263,500, यार 38533500। और इधर आया हमारा 6670, 66 लाख ही तो आ रहे हैं। हाँ, और प्लस 18 लाख, प्लस 3492,599, 4339। कुछ फर्क आ रहा है, क्या फर्क आ रहा है एक बार चेक करना पड़ेगा, कहाँ मिस्टेक किया हमने। तो सब कुछ सही लिया हमने। अच्छा अच्छा अच्छा, आएगा मिस्टेक, क्यों नहीं आएगा? हमने पीएल का ये टोटल करके लगाया कहाँ अभी तक? ये पीएल मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर आएगा, ये पीएल मैंने लिया ही नहीं और मैं को टोटल कर रहा हूँ। ये प्रॉब्लम है, पता है, एक चीज को बाहर में किया ना तो मिस्टेक आ रहा है। तभी मैं सोचा मैंने तो जो किया वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए कोई हालत में भी। मैंने पीएल का बैलेंस दिखाया है कहाँ अभी तक? तो प्रॉब्लम आएगी आपका यहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है। एंड इधर कितना आ रहा है हमारा? 4339,599। मैंने पीएल का भी तक क्लोज कहाँ किया? ये देखिए पीएल का क्लोज अगर मैं दोनों का करूंगा तो पता चलेगा ना। तो ये आ रहा है कितना? -31,250, माइनस वाली यानी 84 लाख। पहले प्लस वाला ले लेता हूँ मैं, 84 लाख प्लस वाला लिया, -31,250, -2 लाख, -10,000, -186,760। ये आ रहा है 7971 आया हमारा। और पीएल अप्रोप्रिएशन में था 1,74,000 और 20 यानी 1,54,000। इधर हमारा बैलेंस इसका आ जाएगा -1,54,000। ये आ रहा 7817,990। क्या यही है? प्लीज भगवान यही है ना? नहीं है ये, कुछ गड़बड़ किया है फिर से। हाँ, फिर से गड़बड़ किया, क्यों कर रहा हूँ मैं? ये नहीं लिया, ये वाला नहीं लिया, देखा? अभी लास्ट मोमेंट में इतना हड़बड़ी हो गया ना कि अभी हम उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। मिलेगा मिलेगा मिलेगा, सब सही है हमारा, करा कुछ नहीं है, हम कुछ कुछ चीज छोड़ दे रहे आइटम, इसी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 7971,990 में से हमने टैक्स का अमाउंट माइनस करना छोड़ दिया था। 470,8,490 आ रहा है। मैंने जिस तरीके से कराया तो मिस्टेक होने का चांस ना के बराबर, सिली मिस्टेक मैं कर रहा हूँ अभी, पता नहीं क्यों कर रहा हूँ बस। ऐसे जनरली मेरा सिली मिस्टेक नहीं होता। 455,4490, 455,4490, 455,4490। ये आ जाए भगवान प्लीज। क्या कर रहा हूं मैं? अब क्या मिस्टेक कर दिया हमने? ठीक ही तो किया है सारा चीज। हम्म, देखा? ये प्लस में है, मैंने इसको माइनस पे क्यों लिया? 1,54,000 प्लस में, देखिए आप इतना एंड में छोटा छोटा सिली मिस्टेक कर रहे हो। आप नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। कभी कभी जब एक एक्चुअली ये नियम है, आपको पता है, जब सिली मिस्टेक्स होने लेते हैं ना तो वो होते ही रहता है, फिर वो रुकता नहीं है। अभी 1 घंटे से हम इतना पढ़ रहे थे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अब यहाँ पर छोटा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं, अब आएगा 4862490। एंड ये है 100%। नहीं है तो मैं छोड़ दूंगा पढ़ाना। हाँ ठीक है, 4862490 आया ना अभी। मतलब देखिए गड़बड़ कुछ भी नहीं पढ़ा है मैंने आपको, बस कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे थे। एक बार पहले पीएल लेना भूल गए, मतलब अभी पीएल आना ही नहीं चाहता, एक तो पीएल लेना भूल गए और जब ले रहा हूं तो गलत गलत फिगर डाल रहा हूँ। 4862490 ये आ गया, 4862490। तो ये देखिए इस तरीके से हमने बैलेंस शीट को पूरा बनाया है ना। और अब आपको करना कुछ नहीं, ये जो पीएल के सारे आइटम्स है ना, आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है हमें। यहाँ पर राइट साइड में आप इनकम दिखाएंगे, इनकम फ्रॉम फ्यूचर्स। याद है इनकम आपका फ्यूचर से हुआ था कितना? पीएल का खाली आइटम देखने से हो जाएगा। इनकम 84 लाख फ्यूचर से हुआ था हमारा, और डिविडेंड से हमारा हुआ था 1,74,000, याद होगा आपको शायद। ये दोनों मिला के है ना, ये इनकम हुआ। अब फिर खर्चा, इंटरेस्ट का खर्चा हुआ था 31,250। देखिए यहीं से बैठा रहा हूं मैं, डायरेक्ट इंटरेस्ट का खर्चा बैठा दिया। एंड 2 लाख रुपीज हमने दिया था कॉस्ट ऑफ वर्किंग। प्रीलिमिनरी तो मैंने वहां से एडजस्ट किया था तो आएगा नहीं, 2 लाख कॉस्ट ऑफ वर्किंग आ गया। एंड 10,000 मैंने इंटरेस्ट दिया था डिवेंचर का, बाद में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दिया था ना 3 महीने का, 3 मंथ्स का बाद में दिया था 10,000 रुपीज। किसने दिया था? एबी लिमिटेड ने दिया था, ये दिखाया। एंड -186,760 ये क्या चिका था?
ये शायद डिविडेंड हमने दिया था, हाँ ये हमने डिविडेंड दिया था, ये बाद में आएगा, टैक्स में नहीं आएगा, ये बाद में आएगा। तो ये सारा चीज के बाद में हम प्रोविजन फॉर टैक्स बना रहे थे, है ना। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में ये आपका आएगा नहीं, हमने ये देखा था, ये हमारा डिविडेंड है जो हमें मिल रहा है वो इन द हैंड्स ऑफ जो रिसीवर होता है एग्जम्प्ट होता है। तो यहाँ पर 84 लाख जो था, 84 लाख में -31250 किया था हमने, -2 लाख किया था, -10,000 किया था, 8158,750 पे हमारा टैक्स बन रहा था 40% का। इसका 40% में निकाला हुआ तो है 3263,500, ये हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स बना। तो अब हमारा इससे क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा। कितना आएगा हमारा नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। चलिए इसको हम टोटल भी कर लेंगे, जो नेट प्रॉफिट है डाल देंगे। 84 लाख प्लस 174,000, 8574,000 आया, -31250, -2,10,000, एक साथ कर दिए दो फिगर को, -3263,500, यानी 5069,250 आया हमारा। अब ये जो 5069,250 आया ना हमारा, अब हम पीएल अप्रोप्रिएशन का काम करेंगे, अप्रोप्रिएशन का काम करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा आया, अब इसमें हमने दिया था ना अप्रोप्रिएशन का, क्या दिया था हमने, 20,000 का हमने डिविडेंड बांटा था, यस 20,000 का हमने डिविडेंड बांटा था। $20,000 का हमने डिविडेंड बांटा था ना प्रेफरेंस वाले को, और इक्विटी वाले को भी तो डिविडेंड बांटा था हमने, कितने का, 186,760 का इक्विटी वाले को डिविडेंड बांटा था, ये प्रेफरेंस वाले को मिला था। दो जन को तो डिविडेंड दिया था हमने, प्रेफरेंस और इक्विटी वाले को। इक्विटी वाले को हमने डिविडेंड कितना दिया था, 186,760 का डिविडेंड दिया था हमने। तो देयरफॉर प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट कितना होगा हमारा, कितना आएगा, 5069,250 उधर है, -20,000, -186,760, ये रहा 4862,490, 4862,490। और ये तो हमारा पील यहाँ पर गया था, देखिए बैलेंस शीट में हमने ये तो डाला था, पहले डाल दिया था हमने। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कचरा हुआ है, पर समझाने में कोई कमी नहीं रखा मैंने। 5069,250, 5069,250। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया, हालांकि टाइम लगा, 1 घंटा लग गया हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, पर हाँ मैंने कोशिश किया कि पूरा क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकूं। एंड इसका जो पीडीएफ है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, मैं अभी अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल t.me/प्रतीक जगाती, आप सीधा प्रतीक जगाती FRN SFM सर्च करोगे ना टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको पता चल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से इसका पीडीएफ ले लीजिएगा, एंड इसका वीडियो कॉप इसके साथ आप देखिए। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है तो आप देखिए, मुझे लगता कम है कि ये क्वेश्चन आएगा ये, एंड मुझे उम्मीद कम है आएगा, पर फिर भी अगर आपको लगता है कि ये आ सकता है तो अब इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, जैसे मैंने आपको समझाया। एंड हमने तरीका हमने अच्छा किया है कि बैलेंस शीट हमारा मैच करेगा, एंड इसी से जो हमारा पीएल का हमने हिसाब किया था, इसी से हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस भी बना पा रहे हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा मैच कर रहा है। सो होप कि आपको ये समझ में आया, एंड इससे ज़्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन और कुछ नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। चलिए तो हमारा खत्म होता है क्वेश्चन।